नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग परमाणु की खोज के संबंध में रदरफोर्ड, जी हाँ, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने वाले हैं। आपने देखा हम लोगों ने थॉमसन का मॉडल पिछली क्लास में कवर किया है। आज ये जो परमाणु की खोज के संबंध में एक अगले वैज्ञानिक थे जिनको रदरफोर्ड का मॉडल भी बोलते हैं। बेटा, आपको पता है कि थॉमसन के मॉडल में कमियां आ गई थी, तो रदरफोर्ड ने अपना एक खुद का मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो इस रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग अल्फा कणों का प्रकीर्णन भी बोलते हैं, ठीक है, या रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेटा ये जो मॉडल आया था, मैं इसकी बात करूं तो ये 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। 1911 में क्या किया था वो सुनिए। बेटा, इन्होंने 100 नैनोमीटर का एक सोने का पत्रक लिया। पत्रक का मतलब बेटा एकदम पतला, महीन, ऐसा बोल दीजिए, पन्नी जैसा बोल दीजिए, ठीक है, एकदम मतलब जितना उसको पतला किया जा सके, एकदम लास्ट सीमा होगी, ठीक है। तो इन्होंने 100 नैनोमीटर का सोने का या तो चांदी का इन्होंने बेटा परत लिया, और ध्यान दीजिए 100 नैनोमीटर की गोल्ड या सिल्वर के पत्रक पर इन्होंने अल्फा कण प्रवाहित किए। अब बेटा मैं अल्फा कण की पहले बात कर लेता हूं। अल्फा कण क्या है? जो अल्फा कण होते हैं ना, ये अल्फा कण को धनावेशित कण भी बोलते हैं बेटा। ये जो अल्फा कण है इसकी तुलना हम लोग हीलियम के नाभिक से करते हैं। हीलियम क्या है बेटा? धनावेशित है। हीलियम का जो नाभिक है वो धनावेशित है। तुलना किससे करते हैं अल्फा कण की? अल्फा कण की तुलना हीलियम के नाभिक से करते हैं। नाभिक की बात आई है तो नाभिक धनावेशित है, इसीलिए बेटा अल्फा पार्टिकल्स भी जो है वो धनावेशित कण होता है। अगर इसकी तुलना हीलियम से करके आप देखेंगे तो ये जो अल्फा कण है इसका परमाणु क्रमांक 2 भार 4, ठीक है, तथा ये कैसे आवेशित होते हैं? धनावेशित होते हैं बेटा। अल्फा कण जो होते हैं ना, ये अल्फा कणों की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो बहुत ही तेज होता है। बहुत स्पीड से जाकर ये किसी पर टक्कर मारता है। तो अल्फा कण की मैं बात करूं बेटा, तो अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित कण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब इन्होंने किस पर ये गिराया? गोल्ड पर, ठीक है। तो इसको कैसे किया वो देखिए। चूंकि हमको ज्ञात हो चुका है परमाणु कैसा होता है, गोल। ये लीजिए गोल। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का क्या लिया? एक फॉइल लिया, एक पत्रक लिया। इस पर इन्होंने बेटा अल्फा कण गुजारे। ये अल्फा कण जा रहा है जो बिल्कुल सीधा चला गया, फिर देखा इन्होंने, जो बिल्कुल सीधा चला गया। फिर ये अल्फा कण ही जा रहे हैं। कुछ देखा कि वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ ऐसे देखा वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, कुछ तो बिल्कुल सीधे चले गए। फिर देखिए ये भी बिल्कुल सीधा चला गया। फिर कुछ ऐसे हो गए, कुछ सीधे गए और आकर उसी मार्ग पर वापस लौट आए। कहने का मतलब क्या है? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड का पत्रक लिया जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर की थी। उस पर जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो इन्होंने देखा कि कुछ कण तो बिल्कुल सीधे चले गए, कुछ क्या ज़्यादा, मोस्टली लगभग बेटा 99% कण बिल्कुल सीधे चले गए।
कुछ कण क्या देखे इन्होंने, कुछ ऐसे कण थे जो आगे जाकर वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। फिर क्या देखा, और भी ऐसे कण थे जो और अधिक विक्षेपित हो गए, और ऐसे भी कुछ कण थे जो सीधे जाकर वापस उसी मार्ग पर लौट आए। इससे इनको क्या पता चला कि भाई क्या ज्ञात हुआ, तो मैं लिखता हूं क्या प्रयोग से इन्होंने क्या पुष्टि की। प्रयोग से पुष्टि इन्होंने क्या की, तो पहला पॉइंट इनको ये पता चला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जी हाँ भाई, कोई चीज यहाँ खाली है, कुछ नहीं है अंदर परमाणु के, तभी तो वो कण बिल्कुल सीधे चले गए। यही बात ये कहते हैं, परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा परमाणु से अल्फा कण का विक्षेपण हुआ, अर्थात कोई धनावेशित शक्ति अल्फा कण को दूर कर रही है। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था जो अल्फा कण होते हैं ये धनावेशित होते हैं, तो यहाँ से जब गए तो ये अपनी दिशा से क्यों भटक गए, कहीं ऊपर चले गए तो कहीं और इधर हो गए, कुछ ना कुछ उनके मार्ग में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आया है, सीधे नहीं गई, तो इसका मतलब बीच में कोई ऐसा भाग होगा जो धनावेशित होगा और वो धन पार्टिकल्स यानी अल्फा कणों को दूर भेज रहा है। ठीक है, कोई धनावेशित बीच में शक्ति है जो अल्फा कण को दूर कर रही है। फिर इन्होंने क्या कहा, अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, लगभग 20,000 कण में से कोई एक कण वापस उसी मार्ग में लौट आया। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो अल्फा कण गुजार रहे थे उसमें से कोई 20,000 कणों में से कोई एक ही कण जो था वो वापस लौट के आता है। इसका मतलब बेटा सोचिए, अगर बहुत बड़ा राउंड पूरा घेर के रखता तो हर जगह से वापस आता, सिर्फ एक ही कण क्यों आ रहा है 20,000 में से? क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके बीच में कोई थोड़ा सा भाग होगा, और थोड़ा सा भाग होगा तो जब ये कण उस पर पड़ता है तो ये उस भाग को बल्कि दूर नहीं कर रहा है बल्कि खुद वापस कण लौट आ रहा है। इसका मतलब जो नाभिक है, ये जो बीच वाला धनावेशित भाग है, ये दृढ़ है, मजबूत है, लौट आया, अर्थात मध्य में कोई शक्ति है जो दृढ़ है, मजबूत है। क्या बात इन्होंने कही, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु से जब हम अल्फा कण गुजारते हैं तो हम देखते हैं परमाणु से अल्फा कणों का क्या हो गया, विक्षेपण, अर्थात मार्ग से वो विचलित हो गई, बदल गया उनका मार्ग, अर्थात बीच में कोई ऐसी शक्ति है, धनावेशित शक्ति, जो उस अल्फा कणों को दूर कर रही है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या देखा अपने इस प्रेक्षण में, इस प्रयोग में, इन्होंने प्रयोग पर देख के क्या पुष्टि की, इन्होंने कहा कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक ही कण है जो वापस आ रहा है। इसका मतलब बीच में जो भाग है वो छोटा सा है, जो बीच में नाभिक है वो छोटा सा है, और उसमें जब अल्फा कण पड़ते हैं तो पड़ने के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट आ रहे हैं। इसका मतलब ये मजबूत है, ये दृढ़ है, अर्थात पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इस नाभिक में सन्निहित है, निहित है, समाया हुआ है, जिसके कारण नाभिक दृढ़ है। इतनी बात इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट पर कही बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतनी बात समझ गए होंगे।
इसी के मॉडल पर आगे देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया था बच्चों, वो कुछ ऐसा था। देखिए कैसा था। इन्होंने क्या लिया, देखिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बेटा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कांच का एक बॉक्स लिया। कांच के बॉक्स पर एक छेद था, एक छिद्र वाला कांच का बॉक्स था जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल्स उत्सर्जित होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जब सीधे गया तो कांच के एक स्लिट से निकला। ये कांच का स्लिट, इसमें एक छेद होगा, इस छिद्र से वो आगे बढ़ा। बढ़ने पर वो जाकर, ये देख रहे हैं आप, गोल्ड की परत से आकर टकराया। तो कण सीधे निकल गए, कुछ उसी मार्ग पे वापस आ गए, कुछ उसी मार्ग पर वापस आ गए, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। तो ये जो गोल हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये गोल हिस्सा क्या है, स्फुरदीप्त पदार्थ है, यानी जिंक सल्फाइड का या फोटोग्राफिक प्लेट है। इस प्लेट पर जब ये अल्फा पार्टिकल स्लिट से होकर आगे बढ़ते हैं ये गोल्ड की फॉइल पर, तो कुछ ऐसा होता है जो सीधे चले जाते हैं, कुछ तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, और 20,000 में कोई कण है एक जो वापस उसी मार्ग पर लौटता है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी उसी तरह है, ठीक है। चाहे आप इस तरह भी लिखें, इसको एक्सपेरिमेंट बना के, चाहे ऐसा बनाकर लिख सकते हैं, या तो आप इसे जो मैंने पीछे दिया था उस तरह भी समझा सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब क्या था इनके मॉडल पर, इनका क्या मॉडल निकल कर आया वो देखें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जानते हैं इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका फाइनल कंक्लूजन क्या था, फाइनल निष्कर्ष क्या था, वो देखेंगे बेटा। तो इन्होंने सबसे पहली बात कही, परमाणु उदासीन है। जी हाँ, इन्होंने कहा परमाणु उदासीन है क्योंकि उसमें जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फलतः जो परमाणु होता है वो स्थायी होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। परमाणु उदासीन है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान है। फलतः परमाणु में कोई आवेश नहीं है और परमाणु स्थायी है। बेटा नाभिक की खोज भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही की थी। रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि परमाणु के बीच में कोई एक शक्तिशाली भाग है, ठीक है ना। तो पहला इनका मॉडल क्या निकल के आया, परमाणु जो है वो उदासीन है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या है वो समान है। फलतः परमाणु में कोई आवेश नहीं है और परमाणु स्थायी है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, देखिए इन्होंने कहा था परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। इन्होंने कहा परमाणु जो है वो दो भागों से मिलकर के बना है। इन्होंने क्या कहा था,
पहला पॉइंट, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। इतनी बात कही, दो भागों में बांटा है। पहला भाग इन्होंने क्या कहा, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, इन्होंने कहा था नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षक होते हैं, वृत्तीय कक्षक होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी, नाभिक के चारों ओर बेटा वृत्तीय कक्षक सर्कुलर पाथ होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है, घूमता है। तो आगे देखेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। नाभिक का बेटा जो साइज है वो परमाणु के साइज से बहुत छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है वो वैल्यू देख लीजिए। नाभिक का, नाभिक ऐसे लिखेंगे, नाभिक का नहीं, नाभिक की, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। बेटा इस वैज्ञानिक ने जो नाभिक तथा परमाणु का साइज बताया है वो उनकी रेडियस को लेकर कैलकुलेट किया था, त्रिज्या को मानक बनाकर कैलकुलेट किया था। तो नाभिक का जो साइज होता है वो त्रिज्या के आधार पर 10⁻−15 मीटर, जबकि परमाणु की जो साइज है त्रिज्या के आधार पर वो 10⁻−10 मीटर होता है। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉइंट छोटा है -15 और ये -10 है, लेकिन छोटा यही पार्ट है, ठीक है। तो ये नाभिक का आकार सबसे छोटा होता है। तो ये था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का बच्चों एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या कमी आ गई थी वो सुनिए। इसकी कमी क्या थी, इसकी कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होते हैं, दूर होते जाते हैं और ऊर्जा देते हैं। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन जब वो चक्कर लगाते हैं उस दौरान ऊर्जा को निकालते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने बस इतनी बात कही, लेकिन फिर बात ये नहीं कह पाए ये कि आप ही बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन जब निरंतर ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, तो एक समय आएगा ना कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जब उसकी ऊर्जा खत्म होगी तो वापस आकर नाभिक पर गिरेगा और हमारा परमाणु खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, हमारा परमाणु जो भी है वो तो हमेशा है, उसका स्थायित्व तो हमेशा है, वो हमेशा बना रहता है। तो इसका बारे में रदरफोर्ड ने विधिवत जानकारी नहीं दी, या यूँ कहिए इसके बारे में वो बता नहीं पाए। क्या कमी थी एक बार और सुन लीजिए। इनके कथनानुसार इन्होंने कहा था जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और नाभिक से दूर होते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तब इतनी बात इन्होंने कही थी, इसी बात को पकड़ी गई। मैक्स प्लांक ने कहा इनसे, मैक्स प्लांक ने इनसे कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो निरंतर ऊर्जा को
देता हुआ, उत्सर्जित करता हुआ नाभिक से दूर जाएगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तब तो वो वापस गिरेगा, और जब वो वापस गिरेगा तो सीधे नाभिक पर गिरेगा और नाभिक नष्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में रदरफोर्ड ने कोई भी बातें स्पष्ट नहीं की थी, इस कारण इनका ये मॉडल फ्लॉप हुआ था बेटा। ठीक है, तो उम्मीद है आज की आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।